सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के सभी कॉन्सेप्ट्स को करेंगे जड़ से खत्म। आ जाइए, चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और बता दूं, पूरे नोट्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस लेक्चर में अपन बिल्कुल क्रैश से शुरू करेंगे बेटा, बिल्कुल जीरो से। अगर बायोलॉजी का आपको भी नहीं पता है तो भी आपको सेल के बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवा दूंगा। आइए हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी है वो आपके लाइफ का स्टडी है, लाइफ का स्टोरी है। अर्थ पे लाइफ कैसे आया था उसका स्टोरी है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी है ये दो वर्ड, एक आता है आपका बायो जिसका मतलब लाइफ, और लोगोस जिसका मतलब स्टडी, यानी इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ द लाइफ। बायोलॉजी जो टर्म है, जो वर्ड है, वो सबसे पहले आपके साउथ अफ्रीका के एक साइंटिस्ट लेमार्क और दूसरे साइंटिस्ट ट्रेवरेंस और लेमार्क ने सबसे पहले 1802 में दिया था। इन्होंने ही इस वर्ड को पिक्चर में लाया था, प्रैक्टिकली सबसे पहले काम में लिया था। और बायोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं बच्चा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल है, बड़े खतरनाक आदमी थे एरिस्टोटल हैं। ये सिर्फ बायोलॉजी के ही नहीं, आपके जूलॉजी और आपका जो ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी है उसके फादर भी एरिस्टोटल हैं। ये वही एरिस्टोटल हैं जो सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के गुरु थे। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं इस बात को। आगे आगे अपन बात करते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की। हल्के में मत लेना भैया, एनसीईआरटी ने इंट्रोडक्शन में दिया है इस वर्ड को। और ये जो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था आपके नीट 2025 ने। जी हाँ, उन्होंने पूछा था व्हाट इज द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। सीधा सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो भैया किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम उसके फिजिको केमिकल बेसिस पे स्टडी करते हैं, यानी फिजिको केमिकल अप्रोच है जो स्टडी का किसी लिविंग बीइंग को समझने का, उसको पढ़ने का, उसको जानने का, उसको अपन क्या बोलते हैं? अपन रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोलते हैं। यानी आपके अंदर जो केमिकल्स हैं, आपके अंदर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, उनकी स्टडी को क्या बोलेंगे? अपन रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, अब ये भाई एक रहस्यमयी बात है, पिछले कई हजार वर्षों से एक रहस्य बना हुआ है कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना बिहेव करने में और अपने बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनको परफॉर्म करने में कैपेबल है। तो यानी कि ओवरऑल ये जो सेल्स का ग्रुप है, यार एक चीज देखे आपने, सेल्स के अंदर या फिर किसी लिविंग बॉडी का जो कंपोजिशन है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंपोजिशन और रेत, आपकी मिट्टी, ये दोनों का 99% कंपोजिशन सेम होता है। लेकिन सेल्स के अंदर ऐसा क्या होता है जिसमें लाइफ आ जाती है, वो लिविंग होते हैं, वो बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कर पाते हैं। तो इस रहस्य को समझने का जो काम करता है वो है आपका रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। आइए अब रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आपका सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल बायोलॉजी क्या है? ये एक्चुअली एक सेल का, उसका एनाटॉमी यानी सेल का स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मतलब सेल का फंक्शन, बायोकेमिस्ट्री यानी सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, सेल रिप्रोडक्शन कैसे करती है जानता है मेरा बच्चा, ये तो अच्छे से जानता है। और सेल का इवोल्यूशन यानी जो फर्स्ट सेल था वो किस तरह से ओरिजिनेट हुआ था, अर्थ पे सेल कैसे आया था उस बात का स्टडी। और सेल्स का जेनेटिक कि एक जनरेशन से अगले जनरेशन में वो क्या फैक्टर है जो सेल्स को कंटिन्यूअली उनके अंदर सिमिलरिटीज प्रोड्यूस करता है, उनका कंपोजिशन मेंटेन करता है। ये आप जानते हैं डीएनए होता है, बाद में जाके पता चल गया था। तो इस सब का ओवरऑल जो स्टडी है सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन, बायोकेमिस्ट्री, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन और उसका जेनेटिक्स, इन सब के कंबाइंड स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी बोलते हैं। याद रखना भैया, किसी चीज को जानने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अगला टर्म आपका साइटोलॉजी। तो भैया साइटो का मतलब होता है सेल। ये साइटोलॉजी है ना, ये सेल बायोलॉजी का एक एब्रीवेटेड फॉर्म है, उसका एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट है ना। सेल बायोलॉजी में तो लंबा चौड़ा स्टडी कर रहे थे। अब अगर अपन सिर्फ सेल का फिजियोलॉजी
और सेल का एनाटॉमी यानी सेल का सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करेंगे, तो उस बायोलॉजी के ब्रांच को अपन बोलेंगे साइटोलॉजी। जैसा कि साइटो का मतलब है सेल और लॉजी का मतलब स्टडी, यानी सेल का स्टडी। ठीक है भैया, आगे बात समझ में। अब बात करते हैं आपके साइटोलॉजी के फादर कौन है, इसके कौन फादर हैं, ठीक है, किससे पैदा हुआ था। तो भैया इसके फादर हैं रॉबर्ट हुक। आप जानते हैं रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स का कॉन्सेप्ट अराइज किया था, उन्होंने सेल वर्ड दिया था, सेलुलर वर्ड दिया था। ठीक है, अपनी माइक्रोग्राफिया बुक में आगे देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट अपन मिस नहीं करेंगे। फिर भैया ये कलयुग है, यहाँ एक फादर से बात बनती नहीं है, तो यहाँ मॉडर्न फादर आ गए। और साइटोलॉजी के तो तीन तीन फादर हैं। तो साइटोलॉजी के जो मॉडर्न फादर हैं वो आपके सिप्पी स्वानसन। सिप्पी स्वानसन ने हमें सेल्स का डिटेल्ड स्ट्रक्चर समझाया था, उन्होंने सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को हमें समझाया था, इसलिए इनको बोलते हैं मॉडर्न फादर। और एक है अपने इंडियन फादर। इंडियन फादर मतलब ये कोई इंडिया के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल्स को बारीकी से स्टडी किया था, वो है आपके AK-47। अरे बबुआ AK शर्मा। AK शर्मा का मतलब क्या हो गया, अरुण कुमार शर्मा। AK-47 से भी खतरनाक आदमी थे ये, ठीक है, इंडिया के साइंटिस्ट थे। एक बार 2010 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने CCMB, ये जो CCMB वर्ड है ये दिया था और इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। ठीक है, तो सेल्स का जो सेलुलर और मोलिकुलर स्टडी है उसका सेंटर है अपने हैदराबाद में, और क्या नाम है इसका, CCMB। कभी जाओ तो विजिट कर सकते हो, या फिर नीट का पर्चा फाड़ के अच्छे नंबर लाओ और वहीं पे साइंटिस्ट बन जाओ। सबसे सस्ता काम है भैया, घूमने का सबसे तगड़ा काम है। एक बात और NCERT के इंट्रोडक्शन में, GN रामचंद्रन इंडिया के साइंटिस्ट थे, इनके जो फादर थे वो टीचर थे मैथ्स के, और GN रामचंद्रन थे, ये भी मैथ से MSc कर चुके थे। बाद में इनका रुझान है वो बायोलॉजी की ओर आ गया और उन्होंने बायोलॉजी में रिसर्च करना शुरू कर दिया, और सबसे पहले इन्होंने ट्रिपल हेलिकल मॉडल दे दिया आपके कोलेजन प्रोटीन का। पूछा जा सकता है हु गेव द ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन प्रोटीन, तो भैया याद रखना कोलेजन प्रोटीन का जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो दिया है आपके GN रामचंद्रन ने। साउथ के साइंटिस्ट थे, बड़े प्यारे साइंटिस्ट थे, आप खुद ही देख लो ना। आप मैथ से इन्होंने MSc कर लिया, फिर बायोलॉजी में झंडे गाड़ रखे हैं, तो हावी ना, कुछ तो बात है ना यार। चलिए आगे बात करते हैं। अब भैया अपन बात करते हैं यार सेल सेल सेल, ये सेल होता क्या है। तो ये सेल है ना, देखिए सेल बनाते हैं तो यूं बनाते हैं कि ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इतना तो बनाते हैं ना, इतना तो जानते हो ना सेल के बारे में, इतना जानते हो काफी है, बाकी सिखा देंगे आपको। देखिए भैया, एक सेल के अंदर सबसे बाहर उसका एक बाउंडिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका लिमिटिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर एक ऑलमोस्टली वाटर से भरा हुआ एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसमें अबंडेंटली सिर्फ वाटर होता है और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं आपका साइटोप्लाज्म। अब साइटो का भी वर्ड क्या मीनिंग है, साइटो वर्ड का मीनिंग भी क्या है आपका सेल, और प्लाज्म का मतलब क्या होता है, वाटर होता है, फ्लूइड होता है, तो सेल का फ्लूइड। और इसके अंदर कुछ रिएक्शंस होंगे, एक्टिविटी होंगे, तभी तो ये लिविंग रह पाएगी ना। तो इसके एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए इसके पास होता है इसका जेनेटिक मटेरियल यानी DNA, और इसके पास एक और होना चाहिए आपका प्रोटीन मशीनरी। प्रोटीन मशीनरी जो भैया दुनिया के सभी सेल्स में, चाहे यूकेरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, कोई भी सेल हो, सबके अंदर आपके राइबोसोम्स हैं आपके प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए। अगर मिनिमम ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं तो इनसे क्या बन सकता है, सेल बन सकता है, और ये इंडिपेंडेंटली अपने आप को एग्जिस्टेंट कर सकती है, अपना सर्वाइवल मेंटेन कर सकती है। ठीक है भैया, इसको अपन क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। आया बात समझ में। तो यहाँ मैंने ऐसा लिख भी दिया तुम्हें जल्दी से याद हो जाए। सो मेम्ब्रेनस सैक है ना, जिसके अंदर कम से कम एटलीस्ट क्या हो, जेनेटिक मटेरियल हो, इसके एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए साइटोप्लाज्म हो, ताकि उसमें उसके
एक्टिविटीज हो सके, उसके रिएक्शंस हो सके, उसका मेटाबॉलिज्म हो सके और उसके अंदर उसका प्रोटीन फैक्ट्री हो जो प्रोटीन बना सके सेल के अंदर, और इन तीनों के चारों ओर एक मेम्ब्रेन हो, सेल मेम्ब्रेन। तो ये पाउच बन गया। ये पाउच क्या है भैया? सेल है। और इस पाउच का ही लफड़ा है पूरे धरती पे। ये पाउच नहीं होता तो ना तुम होते ना मैं होता, कुछ नहीं होता। इन्होंने ही हमें पैदा किया है, इन्होंने ही हमें बना रखा है। तो ये हुआ ना सबसे इंटरेस्टिंग बात, ठीक है। और धरती पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब के सब कंपोजिट हुए हैं, सब के सब आपके सेल्स और उनके प्रोडक्ट से मिलके बने हुए हैं। प्रोडक्ट का मतलब आपकी बॉडी में 15% प्रोटीन है, वो क्या है? सेल का प्रोडक्ट है या मार्केट से लाया था? सेल का प्रोडक्ट है। 3% कार्बोहाइड्रेट है, सेल का प्रोडक्ट है। ये हेयर्स केराटिन प्रोटीन है, सेल्स का प्रोडक्ट्स है। और बाकी तो आप जानते ही हैं आपकी बॉडी बनी किस तरह से भैया। एक सेल आया, उसने टिश्यू बनाया, टिश्यू ने आपका ऑर्गन बनाया, और ऑर्गन ने आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बनाया, ओएस बनाया, और बहुत सारे ओएस से आपका ऑर्गेनिज्म बन गया, उसका बॉडी बन गया। तो यही तो कंसेप्ट चल रहा है भैया मॉडर्नली। मॉडर्नली क्या, आज से 1000 साल पहले भी यही फंडा था। अब भैया एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना आपको, क्या कि एक सिंगल सेल होता है, एक छुटकू सा सेल होता है, वो सिंगल सेल है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस मेंटेन कर सकता है, बिना किसी पे डिपेंड हुए हुए अपने सारे एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। यानी इट कैन बी परफॉर्म द ऑल लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब वो रिएक्शंस, वो एक्शंस जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, यानी आपका न्यूट्रिशन, आपका रेस्पिरेशन, आपका एक्सक्रीशन और भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें, वो सब एक अकेला सेल अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर सकता है। इसलिए ये क्या है, आपका एक इंडिपेंडेंट लिविंग यूनिट है। इसी से सभी लिविंग बींग्स बने हैं, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी हम बोलते हैं। भैया ये ठीक उसी तरह है जैसे एक मकान बनाते हैं तो बहुत सारी ईंटों को चुन देते हैं, ठीक है, ईंटें लगा के 4 दीवारी बनाते हैं, रूम बना देते हैं, और बहुत सारे रूम से एक बिल्डिंग बना देते हैं, बंगला बना देते हैं। तो भैया ओवरऑल हमने बिल्डिंग किससे बनाया है? ईंटों से बनाया है। तो ओवरऑल ठीक उसी तरह आपकी बॉडी है, वो भी किससे बनी है? सेल से बनी है। एक सेल आया, और सेल आया, 1000 सेल, करोड़ों सेल, बहुत सारे सेल आए और उन्होंने क्या बना दिया? ऑर्गेनिज्म बना दिया, ठीक है। अब आपके अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो या तो यूनिसेल्युलर हैं या वो मल्टी सेल्युलर हैं। यानी या तो वो मल्टी, मल्टी का मतलब बहुत सारे, मल्टीविटामिन वाला आता ना, मल्टी का मतलब बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है। तो अर्थ पे 5 किंगडम में से 3 किंगडम ऐसे हैं जो मल्टी सेल्युलर हैं। पहला आपका फंजाई, दूसरा आपका प्लांट, तीसरा आपका एनिमेलिया। यानी फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये तीनों क्या है? मल्टी सेल्युलर हैं। और जो बचे हुए हैं छुटकू छुटकू से, मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये यूनिसेल्युलर हैं। यानी इनकी बॉडी में ओवरऑल हमें एक ही सेल देखने को मिलती है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो, ये जो पैरामीशियम है, इसके अंदर खाना पीना सोना सब सब इसका सुसु पोटी सब कौन करता है? ये अकेला सेल करता है। तो आप देख पा रहे हैं ना, एक अकेली सेल है, वो बिना किसी पे डिपेंड हुए इंडिपेंडेंटली अपना सर्वाइवल, अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन कर पा रही है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ बोलते हैं, ठीक है। आगे अब एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेटमेंट आया हुआ है, एनीथिंग लेस देन ए सेल डज नॉट मेंटेन इट्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। यानी भैया एक सेल से इतना सा भी कम स्ट्रक्चर है, वो खुद का सर्वाइवल मेंटेन नहीं कर पाएगी, खुद को अपने लिविंग स्टेट में मेंटेन नहीं कर पाएगी। इसलिए लाइफ है तो कम से कम एक सेल तो होना ही चाहिए, बिना सेल के लाइफ नहीं बन सकती है। तो ये लाइन भी आप माइंड में घुसेड़ लेना, अपने इधर खोपड़े पे छाप देना बाबुआ। आगे बात करते हैं सेल के डिस्कवरी का। तो सेल्स का जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले एक रॉबर्ट हुक, यार इसको हुक क्यों बोलते हैं? क्या इसका मुंह हुक के जैसा था क्या यार, मेरी तरह था क्या? पता नहीं, जो भी हो, ठीक है। रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने 1665 में खुद के बनाए हुए, कहीं किराए से नहीं लेके आया था, खुद ने बना लिया था। भाई साइंटिस्ट था, क्यों नहीं बना लेंगे, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से कोरक का, ठीक है, कोरक का इंटरनल स्ट्रक्चर एग्जामिन किया तो इनको उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हनीकॉम्ब के जैसे, मधुमक्खी के छाते के जैसे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। अरे ऐसा होता है ना, मधुमक्खी के छाते में ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं ना बहुत सारे,
तो ऐसे छोटे छोटे उसको कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को बोल दिया सेलुला। क्या बोल दिया? सेलुला। सेलुला का मतलब होता है एक स्मॉल रूम, सेलुला का मतलब होता है कि स्मॉल रूम, ठीक है। और बाद में सेलुला है, इसी से क्या वर्ड बन गया? सेल्स वर्ड बन गया। तो इस तरह से रॉबर्ट हुक ने सेल्स का डिस्कवरी कर लिया था। और उन्होंने ये सारा का सारा डिस्कवरी है, सारा का सारा ज्ञान है, ये माइक्रोग्राफ या बुक में पब्लिश किया था। रॉबर्ट हुक के बुक का नाम याद रख लेना भैया, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। लेकिन भैया ट्विस्ट कब आया? जब लोगों को पता चला कि यार सेल्स तो लिविंग होते हैं और ये कोरक का टुकड़ा, अरे कोरक का मतलब पेड़ की छाल, छाल का कोई छोड़ा, छोड़ा बोलते हैं ना, छोड़ा, तो छोटे के वो तो खुद नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर, नॉन लिविंग पार्टिकल के अंदर कोई लिविंग कंपोनेंट मिल सकता है? धत्ते हो गया मूड खराब। यानी किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में लिविंग सब्सटेंस मिलने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो रॉबर्ट हुक को लिविंग सेल कैसे मिल गया नॉन लिविंग सब्सटेंस में? तो यहीं से पासा पलट गया। और फिर पता चला कि एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया है वो डेड सेल वॉल है बबुआ, डेड सेल वॉल। लिविंग सेल तो वो है ही नहीं। एक्चुअली होता क्या है, ये जो कोरक होता है ना, कोरक के अंदर का जो प्रोटोप्लास्ट था वो तो उसका सूख गया था, खत्म हो गया था, उसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं था, सिर्फ क्या थी? उसकी बाउंड्री थी, सेल वॉल थी। तो उन्होंने एक्सीडेंटली सेल्स डिस्कवर कर रहे थे, लेकिन एक्सीडेंटली उन्होंने क्या डिस्कवर कर लिया? सेल वॉल डिस्कवर कर लिया। तो हम कहते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल डिस्कवर किया था, एक्चुअली लिविंग सेल डिस्कवर नहीं किए थे। तो फिर लिविंग सेल किसने डिस्कवर किए? आइए बताता हूँ। लिविंग सेल्स हैं वो आपके एंटोन लिवेनहॉक, एंटोन लिवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट हुक के ठीक 9 साल बाद यानी 1674 में इन्होंने कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया, और वो आपके बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी और स्पर्म सेल्स थे, ठीक है। और फंजाई को भी इन्होंने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। तो इन्हें 5 सेल्स को सबसे पहले देखने का क्रेडिट हम किसको देते हैं? लिवेनहॉक को। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए who discovered the cells, then your answer will be Robert Hooke, but it definitely asks that who discovered the living cell first, then your answer should be Anton Leeuwenhoek, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इन्होंने इसको कैसे डिस्कवर किया था? बड़ा एक कोइंसिडेंस था यार एक, ठीक है। एक्चुअली ये जो लिवेनहॉक थे ना, ये प्रोफेशनल साइंटिस्ट थे ही नहीं, ये एक कॉमर्शियल मर्चेंट थे, व्यापारी थे, जो एक कंट्री से इंपोर्ट करते थे तो कहीं दूसरी कंट्री में अपना माल है वो एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये काम किया करते थे। लेकिन ये क्यूरियस बहुत थे, ये चीज़ों को जानना, ऑब्जर्व करना, ये इनके अंदर एक खूबी थी, इनकी खास बात थी। तो इन्होंने एक दिन अपने टिथ के ऊपर, टिथ पे जो टार्टर नहीं होता है, जो ब्रश वर्श नहीं करते हैं तो कचरा नहीं जम जाता है, उस टार्टर को उन्होंने सेल्फ मेडेड जो लेंस आता है ना, मैग्नीफाइंग लेंस, उससे इन्होंने ऐसे ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया। तो इसके अंदर उसको मोमेंट्स दिखाई दिए, लेकिन इनको पता नहीं था ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वर्ड बाद में पास्टर ने दिया था, ठीक है। तो इन्होंने उनको क्या बोल दिया, इन्होंने ये जो छोटे छोटे एनिमल्स दिखे थे, इन एनिमल्स के लिए एक वर्ड यूज कर लिया, एनिमल क्यूल, ठीक है। एनिमल का मतलब आप जानते हो, और क्यूल का मतलब होता है माइक्रो, यानी हम जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं उनको इन्होंने क्या बोल दिया? एनिमल क्यूल बोल दिया था, ठीक है। तो ये एनिमल क्यूल वर्ड से सारे के सारे सेल्स हैं वो फेमस हो गए थे, ठीक है। और ऐसे ही पॉन्ड का जो वाटर था, पॉन्ड वाटर था, उसमें इन्होंने प्रोटोजोआ देखा था, और जो ब्लड था, ब्लड में इन्होंने आपका आरबीसी देखा था। और स्पर्म कहाँ देखने को मिलेगा? आप जानते हो, समझदार हैं या बायो के स्टूडेंट्स हैं तो इतनी समझदारी तो बनती है आपके अंदर। तो इस तरह से इन्होंने इन सभी सेल्स को एनिमल क्यूल बोल दिया था, जिसका मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और बाद में ये कुछ और रिलेटेड डाटा है जो आपको माइंड में रहना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ से, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म, एक सेल के अंदर जितना भी लिविंग कंटेंट होता है, ठीक है, यानी ये सेल वॉल है, अंदर उसके सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन लिविंग आ गई ना, तो सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर जो भी कुछ लिविंग सब्सटेंस है सबको अपन क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। प्रोटोप्लाज्म वर्ड है वो हमें जेई परकिंजे ने 1839 में दिया था, ठीक है। इसी टाइम में सेल थ्योरी भी प्रपोज हुई थी, याद है क्या? तो इस टाइम में आपका जेई परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म वर्ड दे दिया था। प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये एक सेल का लिविंग कंटेंट है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रखा जाता है। तो जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड कंटेंट है, भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसके साथ में इंक्लूड है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। अगला वर्ड आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वर्ड है वो हमें स्ट्रांसबर्गर ने दिया था, बर्गर ये वाला नहीं रे बाबू, बर्गर ये वाला स्ट्रांसबर्गर साइटोप्लाज्म वाला। इन्होंने 1882 में सबसे पहले आपका साइटोप्लाज्म वर्ड यूज किया था। और साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कि प्रोटोप्लाज्म में से अगर मैं न्यूक्लियस माइनस कर दूं, यानी ये जो मेरे पास मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है उसमें से मैं न्यूक्लियस हटा दूं, तो न्यूक्लियस हटाने के बाद जो कुछ भी बचेगा वो क्या है, मेरा साइटोप्लाज्म है। तो याद रखना ऑर्गेनेल्स है वो साइटोप्लाज्म का पार्ट है, लेकिन न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है। प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी इंक्लूडेड है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस माइनस कर दूं, एक्सट्रैक्ट कर दूं, तो जो बचेगा वो आपका साइटोप्लाज्म होगा। आगे एक छोटकू सा वर्ड और याद रखना, आपका है साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है, एक्चुअली साइटोप्लाज्म समझ में आ गया, आ गया, तो साइटोप्लाज्म में से आप सेल ऑर्गेनेल्स को माइनस कर दो, कर दिया माइनस, अब जो बचेगा वो क्या है, साइटोसोल है। यानी सेल के अंदर जो वाटरी सब्सटेंस है, जो फ्लूइड मटेरियल है ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस को हटाने के बाद, वो क्या आपका साइटोसोल है, ठीक है। इसी में आपके लिविंग रिएक्शंस होते हैं सेल को अलाइव रखने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए। एक छोटा सा वर्ड लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है, आया हुआ है नीट में पुराने टाइम में, ठीक है, जब AIPMT होता था तब का क्वेश्चन आया हुआ है। आप बोलोगे अब थोड़ी आएगा, भाई नॉलेज गेन करने में क्या जाता है क्या तेरा, ले नहीं सकता, ठीक है। तो एक्चुअली देखो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ये मान लीजिए प्लांट सेल है, आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी, सेल वॉल होगी। अब इस सेल वॉल को मैं यहाँ से हटा दूं तो क्या बच गया, सेल मेम्ब्रेन और इसका प्रोटोप्लाज्म बच गया, प्रोटोप्लाज्म बच गया। तो एक प्लांट सेल में से जब हम सेल वॉल रिमूव कर देते हैं तो पीछे जो रह जाता है, पीछे जो रेमिनेंट होता है, जो बच जाता है, वो आपका प्रोटोप्लास्ट बोला जाता है। ट्रोफोप्लास्ट, सेल के अंदर जितने भी सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं, उसके ऑर्गेनेल्स, उसके इंक्लूजन बॉडीज, इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, ट्रोफोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर। और सबसे सस्ती बात, न्यूक्लियस का डिस्कवरी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कर डाला था। तो यहां तक हमें एक क्लियरिटी मिल गई थी कि ओवरऑल सेल ये होता है, लेकिन हमें इस टाइम तक ऑर्गेनेल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऑर्गेनेल्स के बारे में हमें जानकारी मिली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद, जो हुआ था आपके 1935 में। 1935 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, मूरे ने ये डिस्कवरी किया था, मूरे ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था, और उसके बाद ही सेल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको अच्छे से एग्जामिन करना पॉसिबल हुआ था। आइए अपन आगे और बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन सेल थ्योरी का। तो भैया सेल थ्योरी है ना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आसान है। बस ये इतना ही है कि अर्थ पे जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सब किससे बने हैं, सेल्स और उनके प्रोडक्ट से बने हैं। इस बात को ही किस नाम से जाना जाता है, सेल थ्योरी से, ठीक है, कि अर्थ पे जो भी लिविंग बीइंग है वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। इस बात को अपन क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी बोलते हैं। यानी ये एक यूनिटी है, यूनिटी है, यूनिटी है पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड के अंदर। पूरा लिविंग वर्ल्ड किससे बना है, सेल से बना है, यही सेल थ्योरी है। आइए देखते हैं किसने दिया था। तो एक एम स्लीडन और एक टी स्वान, यानी थियोडोर स्वान और माल्थियस स्लीडन नाम के साइंटिस्ट थे। तो आपके जो स्लीडन थे उन्होंने 1838 और जो स्वान थे इन्होंने 1839, अलग अलग टाइम में दोनों ने रिसर्च किया, लेकिन दोनों ने एक ही चीज ऑब्जर्व की कि जो भी कुछ है वो सब सेल से ही मिलकर बना है। तो आपके जो माल्थियस स्लीडन थे ये एक जर्मनी के बॉटनिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने 1838 में बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया और उन्होंने पाया कि सारे प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, यानी सभी प्लांट्स हैं वो बहुत से टाइप के सेल से मिलकर बने हैं, तरह तरह के सेल से मिलकर बने हुए हैं। और वो सेल्स हैं वो प्लांट्स के अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं बबुआ, टिश्यू का। ये बात हमें स्लीडन ने बता दी थी। बाद में थियोडोर स्वान,
थियोडोर स्वान है, ये आपके जर्मनी के जूलॉजिस्ट थे, वो आपके बॉटनिस्ट थे। अब जूलॉजिस्ट हैं तो ऑब्वियसली किसका स्टडी करेंगे, एनिमल्स का। इन्होंने 1339 में एनिमल्स को स्टडी किया, लेकिन आदमी तगड़ा था तो इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को स्टडी किया, दोनों को, और कंक्लूजन निकाला कि एनिमल सेल है, उसके बाहर एक पतली सी आउटर लेयर होती है जिसको आज का बच्चा